हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग को स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। और यह भी कंटिन्यू रहेगा। तो नया चैप्टर है फ्यूल एंड कंब्यूशन। तो इसके बारे में आज इंट्रोडक्शन समझते हैं कि क्या है, क्या हम इससे सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर है फ्यूल एंड कंब्यूशन, या आज का टॉपिक है फ्यूल एंड कंब्यूशन। तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या है? बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर द स्टूडेंट विल एबल टू differentiate solid, liquid and gaseous form of fossil fuels। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करने सकेंगे कि कितने तरह का फॉसिल फ्यूल्स है और किस फॉर्म में है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में होता है। उसके बाद टू डिस्क्राइब द मेथड फॉर प्रिपरेशन फॉर बायोफ्यूल्स। तो हम लोग डिफरेंट टाइप के मेथड के बारे में समझेंगे जिससे हम लोग बायोफ्यूल प्रिपेयर कर सकते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट द एक्सपेरिमेंट सेटअप टू डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। और हम लोग को ये जो एक्सपेरिमेंट करेंगे इससे हम लोग को फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कैसे जान सकते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक का इंट्रोडक्शन। एनी मटेरियल दैट कैन बी बर्न टू रिलीज थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल। तो फ्यूल का डेफिनेशन बहुत क्लियर है। इसमें क्या है कि कोई भी मटेरियल है, अगर उसको बर्न किया जाता है तो वो क्या एनर्जी रिलीज़ करता है? थर्मल एनर्जी रिलीज़ करता है। तो उसको हम लोग फ्यूल कहेंगे। मोस्ट फेमिलियर फ्यूल कंसिस्ट ऑफ प्राइमरली हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो मोस्ट फेमिलियर जो फ्यूल हम लोग जिससे बहुत फेमिलियर है वो है हाइड्रोजन और कार्बन, कॉल्ड हाइड्रोकार्बन फ्यूल। तो इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन फ्यूल एग्जिस्ट इन ऑल फेजेस। तो हाइड्रोकार्बन फ्यूल जो है ऑल फेजेस में आता है। तो किस किस फेज में आता है? जैसे कोल फेज हुआ, गैसोलीन फेज हुआ, नेचुरल गैस हुआ। तो इसका मतलब ना ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में आता है। ठीक है, ऑल फेजेस। तो फ्यूल्स आर द मटेरियल विच इग्नाइट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम फ्यूल को जानते हैं क्या है। ये क्या होता है ना, इग्नाइट होता है फ्यूल। बट कब इग्नाइट होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो ये इग्नाइट नहीं होगा। इग्नाइट मतलब जलना। और अगर जलता है तो क्या? हीट प्रोड्यूस करता है। तो हीट एनर्जी इज देन कन्वर्टेड इनटू वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस हीट एनर्जी को हम लोग वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स हम लोगों का क्या है? लिक्विड, सॉलिड और एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है। तो सॉरी, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस है। गैसेस फ्यूल्स। फ्यूल्स आर अवेलेबल फॉर फायरिंग इन बॉयलर। तो फ्यूल को हम कहाँ यूज करते हैं? बॉयलर में फायरिंग करने में, फर्नेस एंड द कंब्यूशन कंब्यूशन इक्विपमेंट में भी हम लोग फ्यूल यूज करते हैं। द सिलेक्शन ऑफ राइट टाइप ऑफ फ्यूल्स डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। तो हम लोग कौन सा फ्यूल यूज करेंगे इसका भी बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या है? जैसे फ्यूल का अवेलेबिलिटी क्या है, स्टोरेज क्या है, हैंडलिंग क्या है, पोल्यूशन क्या होगा उस फ्यूल से, और जिस जिस लैंड में उसका रखेंगे उसका कॉस्ट क्या होगा, लैंडेड कॉस्ट ऑफ द फ्यूल। ठीक है। उसके बाद देखते हैं द नॉलेज ऑफ द फ्यूल प्रॉपर्टीज हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द राइट फ्यूल। तो हम लोगों को राइट फ्यूल अगर सिलेक्ट करना है तो फ्यूल का प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमको जानना होगा। फॉर द राइट पर्पस एंड द एफिशिएंट यूज ऑफ द फ्यूल। और सही पर्पस और उसको कैसे एफिशिएंटली हम लोग को यूज कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग समझ सकेंगे। तो इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड डिमांड फॉर द एनर्जी हैज़ फोकस अटेंशन ऑन द फ्यूल। तो हम लोग पता है कि वर्ल्ड वाइड में एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है, तो ये फोकस कर रहे हैं फ्यूल के ऊपर। और उसका अवेलेबिलिटी और उसका एनवायरनमेंट के साथ उस फ्यूल का इफेक्ट क्या है इसके बारे में भी हम लोग सब डिटरमाइन कर रहे हैं, फोकस कर। द फोकस अवेलेबल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आर लार्जली न्यूक्लियर एंड फॉसिल। तो हम लोगों ने जो फ्यूल्स जो अवेलेबल रहता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं? मेनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और लार्जली हम लोग को जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं वो लार्जली फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट से या फोसिल फ्यूल से। बोथ एसेंशियली ज़रूरत है, और ये दोनों ही नॉन रिन्यूएबल है। इसको हम लोग रिन्यूएबल नहीं कर सकते, ये एक इशू है। आजकल का डेट में तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो लेकिन अगर ये रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है तो मेन सोर्स ऑफ फ्यूल जो है ये हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, और दोनों न्यूक्लियर और फोसिल फ्यूल में भी नॉर्मली फोकस रहता है। तो फोसिल फ्यूल जो है
फॉसिल आर रिजल्ट ऑफ स्लो डिकम्पोजिशन। तो फॉसिल जो क्या है, स्लो डिकम्पोजिशन होता है केमिकल कन्वर्सन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये क्या कि केमिकली ऑर्गेनिक मटेरियल सब है वो डिकम्पोज होता है, उसका कन्वर्सन होता है फॉसिल में। द एग्जिस्ट इन नेचर इन थ्री बेसिक फॉर्म। तो जो फॉसिल हम लोग का तीन बेसिक नेचर में रहता है, एक सॉलिड स्टेट में, एक लिक्विड स्टेट में, एक गैस स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में कोल है, गैस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में ऑयल है, और गैस स्टेट में नेचुरल गैस है। कोल रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्स इन द वर्ल्ड। और कोल को हम लोग बोलते हैं कि लार्जेस्ट एनर्जी सोर्स, मतलब फॉसिल फ्यूल है फॉर द एनर्जी रिसोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके बारे में और समझते हैं क्या है। थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, लेकिन हम उसको जितना शॉर्ट में कर सकते हैं करेंगे। द यूज़ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल्स प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्लोबल वार्मिंग। और फ्यूल्स का जो रोल है, क्योंकि जितना फ्यूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसका रोल है, अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इसका ग्लोबल वार्मिंग में भी इफेक्ट आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स ग्रेजुअल इंक्रीजिंग इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो धीरे धीरे जो है ना अर्थ का टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर में वो उसका बढ़ रहा है। एंड ओशियंस एंड परमानेंट चेंज इन द अर्थ क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर में, ओशन में, और आपका अर्थ का क्लाइमेट में टेम्परेचर बढ़ रहा है और परमानेंट चेंज है, फिर घटेगा नहीं। देयर इज ग्रेट डिबेट रिगार्डिंग द reliability of global warming, but scientists looking at the data and facts agree that the planet is warming. While many view the effect of the global warming to be more substantially and more rapidly occurring than others do, the scientific consensus on climate चेंजेस रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा। दैट एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ क्या होगा, राइज हो जाएगा। राइज क्या होगा, 0.4 डिग्री सेल्सियस से 0.48 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाएगा। तो उससे ओवर द पास्ट 100 ईयर, तो पास्ट 100 में 0.4 से 0.8 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो इट हैज़ बीन प्रिडिक्टेड दैट द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर कुड इंक्रीज बिटवीन 1.5 and 5.8 डिग्री सेल्सियस बाय द इन 2100। तो बोला जा रहा है कि 2100 साल में पूरा अर्थ का जितना टेम्परेचर है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होगा। और कितना बढ़ोतरी, 1.4 से 5.8 तक बढ़ सकता है 2100 सेंचुरी में। तो चेंजेस रिजल्टिंग द फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग में इंक्लूड राइजिंग सी लेवल। अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है तो क्या सब इफेक्ट आएगा, सी लेवल बढ़ेगा ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस। पोलर आइस में जो कैप में जो आइस है वो मेल्ट होगा, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो सी लेवल बढ़ेगा। एज वेल एज इन इंक्रीज ऑफ द अकरेंस एंड सेवेरिटी ऑफ द स्टॉर्म। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्टॉर्म का सीवियरिटी भी बढ़ेगा और अदर सीवियर वेदर इफेक्ट भी होगा। तो इसीलिए हम लोगों को फ्यूल एंड जो कंबशन इसके बारे में हम लोगों को समझना है। ग्लोबल वार्मिंग जो है अकर्स ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ग्लोबल वार्मिंग और किस लिए होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका कलेक्शन बढ़ता है अर्थ में या अर्थ का एटमॉस्फेयर में, है ना। The other air pollutants and greenhouse gases in the atmosphere and absorption of sunlight and solar radiation that have bounded off that bounced off the earth surface, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि रेडिएशन जो आ रहा है सनलाइट से, ये बाउंस ऑफ द अर्थ सरफेस से बाउंस हो जा रहा है। नॉर्मली दिस रेडिएशन वुड एस्केप इनटू स्पेस। तो नॉर्मली क्या होता है कि बाउंस होके ये क्या चल जाता है, स्पेस में चल जाता है, ठीक है, escapes into the release space into the space, but this pollutant, लेकिन क्या है कि ये जो pollutants सब जो कार्बन डाइऑक्साइड या अदर ग्रीन गैस pollutants जो है which can last for years, तो to centuries in the atmosphere, trap the heat and cause the planet to get hotter। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड या अदर ग्रीन गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस, ये अगर प्रेजेंट रहेंगे तो ये जो हीट जो रेडिएट होकर चल जाता है वापस स्पेस में, जो सन का हीट है इसको ये एब्जॉर्ब करके रख लेता है। और इसी इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे दिस इज़ नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है।
आगे भी हम लोग समझते हैं क्या है। द ग्लोबल वार्मिंग में अफेक्ट द एनवायरनमेंट, अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ये एनवायरनमेंट में अफेक्ट करेगा। एंड इकोनॉमिक भी हम लोगों को अफेक्ट होगा, हेल्थ भी हम लोगों का इशू आएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ऑफ द लिविंग बीइंग एंड ऑन द अर्थ इज फॉलोइंग टर्म्स, तो कैसे कैसे इशू होगा देखते हैं। तो क्या होगा, मेल्टिंग द ग्लेशियर, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होगा, धीरे धीरे मेल्ट होगा, टेम्परेचर बढ़ना है, अर्ली स्लो मेल्ट होगा। एंड सीवियर ड्रॉट आएगा, मेकर्स मोर ड्रामेटिक वाटर शॉर्टेज एंड इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ द वाइल्ड फायर। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर क्या होगा, मेल्ट होगा, और उसके बाद से ड्राफ्ट आएगा, सूखा आएगा, ठीक है। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ क्या होगा, वाटर हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद इंक्रीज ऑफ रिस्क ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाइल्ड लाइफ में भी फायर हो सकता है, तो रिस्क हो जाएगा। राइजिंग सी लेवल में लीड टू कोस्टल, तो अगर राइजिंग होगा, राइजिंग सी लेवल में लीड टू कोस्टल फ्लूडिंग, तो अगर सी लेवल राइज होगा तो कोस्टल में जो फ्लूडिंग है वो इफेक्ट है, जैसे मुंबई, कलकत्ता, ये सब एरिया में जो फॉरेस्ट फार्म एंड सिटी सब है, ये लोग ट्रबल फेस करेगा। न्यू पेस्ट हीट वेव्स, हेवी डाउनपोर्स एंड इंक्रीज इन फ्लूडिंग, तो बन्या आएगा, सब ज़्यादा पानी सब जितना शहर में सब चल जाएगा। ऑल दोज फैक्टर्स मैट डैमेज टू एंड डिस्ट्रॉय द एग्रीकल्चर एंड फिशरी, तो इसके वजह से एग्रीकल्चर और फिशरी भी डैमेज होगा। डिसरप्शन ऑफ हैबिटेट्स सच एज कोरल रीफ्स एंड अल्पाइन्स मीडोज कुड ड्राइव मेनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज टू एक्सटिंक्शन। तो इसमें जो कोरल रीफ्स जो है, जो समुद्र किनारे में जो इन हैबिटेंट हैं, तो ये लोग डिसरप्ट हो जाएगा, जिसके वजह से बहुत सारा प्लांट और एनिमल जो इसमें रहता है वो सब एक्सटिंक्ट हो जाए, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त पा जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एलर्जीज, अस्थमा, infection disease outbreaks may become more common due to the increased growth of pollen producing ragweed and higher levels of the एयर पोल्यूशन। तो उसके बाद एलर्जी और अस्थमा, इंफेक्शन डिजीज से सब चालू हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज ग्रोथ होगा पोलन प्रोड्यूसिंग रेगवीड का। तो पोलन प्रोड्यूसिंग रेगवीड जो है ना, वो उसका, तो पोलन प्रोड्यूसिंग रेगवीड क्या है, एक तरह का पौधा होता है जो अगर पानी ज़्यादा आ जाएगा तो ये ग्रोथ ज़्यादा होगा, मतलब अगर समुद्र किनारे में आ जाएगा, और जिसके वजह से ये अगर फिर एयर में मिल जाएगा, और एयर में मिलने से इस पौधा के जो बीज के वजह से ज़्यादातर एलर्जी या अस्थमा या खांसी इस टाइप का बीमारी होता है। तो देखें कि हम लोग का अगर फ्यूल यूज करते हैं, उससे अगर हीट रेडिएशन हो रहा है, तो उस हीट, वो हीट और प्लस आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फ्यूल को कंबशन करने से आता है, मतलब अर्थ को रिलीज होता है या एटमॉस्फेयर को रिलीज होता है, उसका अगर अमाउंट बढ़ जाएगा तो कितना कितना इम्पैक्ट है, जिसके वजह से ना हम लोग का अर्थ में लाइफ का रहना दिक्कत हो जाएगा आने वाले दिन में। तो इसीलिए हम लोग को हर जो फ्यूल है उसके बारे में समझना, और उसको कैसे बेस्ट तरीक़ा से यूज करें इसके बारे में जानना हम लोग को ज़रूरी है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया जो थर्मोडायनामिक्स का बेसिक, जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में था, तो इसको आप लोग देखिए, समझिए, और कुछ अगर डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, मैं इसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड।